नमस्कार। वाईटी कोचिंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह यादव और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कवि जयशंकर प्रसाद की रचना आत्मकथ्य कविता की व्याख्या के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इस कविता की व्याख्या आरंभ करें, एक बार हम देख लेते हैं कि आखिरकार कवि को यह रचना क्यों लिखनी पड़ी। इस कविता को लिखने के पीछे क्या मजबूरियां रही थी। तो चर्चा कुछ इस प्रकार से है कि प्रेमचंद के संपादन में हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। ये जो हंस है ये एक पत्रिका थी उन दिनों, जो कि प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे, वे इससे बचना चाहते थे। वे चाहते नहीं थे कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। अतः उन्होंने अपनी असहमति जताते हुए एक कविता लिखी और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य, जो कि पहली बार 1932 में ही हंस के उस अंक में प्रकाशित हुई। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर और नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों और बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी ओर एक महान कवि की विनम्रता है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और इस कविता की एक एक पंक्ति की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। प्यारे बच्चों, इस कविता की व्याख्या करने से पहले हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों पर एक नज़र डाल लेते हैं। मधुप भंवरा, घनी बहुत अधिक, अनंत नीलिमा विशाल नीला आकाश, जीवन इतिहास जीवन की कहानी, व्यंग मलिन बुराई के कारण बिगड़ा हुआ विकृत, उपहास निंदा मजाक हंसी। अब बात करते हैं कि इस कविता का प्रसंग कैसे लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस कविता का प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य से ली गई हैं। इन पंक्तियों के रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये कविता उन्होंने 1932 में लिखी थी। इस कविता में उन्होंने अपने यथार्थ की काव्यात्मक अभिव्यक्ति की है और अपने यथार्थ को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके विषय में कुछ भी लिखा जाए। अब बात करते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या की। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुंजार करते हुए न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी। मन रूपी भंवरा न जाने गुंजार करते हुए अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है और उस कहानी के प्रभाव से मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि कितनी सारी पत्तियां मुरझा करके गिर रही हैं।
उसके दुख में शरीक होकर के कितनी पत्तियां आज गिर रही हैं। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन की कौन सी गाथा सुनाऊं, मेरे जीवन की सारी पत्तियां एक एक करके मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों को भोगा है, मैंने निराशाओं का सामना किया है, मेरे जीवन के सपने पूरे नहीं हुए हैं और यही कारण है कि मेरे जीवन में अभिलाषा रूपी पत्तियां मुरझाकर नष्ट होती जा रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कहता है कि इस गहरे और विस्तृत साहित्य रूपी आकाश में अनेकों साहित्यकारों के जीवन का इतिहास अंकित है। वे सभी अपनी आत्मकथा लिखकर अक्सर व्यंग द्वारा बुराइयों का मजाक उड़ाते हैं। अर्थात अन्य साहित्यकार जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं उनमें आत्मकथा के अनुरूप सत्य के स्थान पर व्यंग के द्वारा बुराइयों का उपहास अधिक होता है, ताकि वे अपने आप को पाक साफ और अच्छा सिद्ध कर सके। अब बात करते हैं कि इन पंक्तियों की भाषागत या काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं। तो कुछ एक बातें बेटा आप ध्यान रखें। सबसे पहले कि भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। प्रसाद की सभी रचनाओं की जो भाषा है वो साहित्यिक है और खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है, क्योंकि कविता ही आत्मकथा है। विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है और खास तौर पर अनुप्रास अलंकार का। और छायावादी शैली के अनुरूप इस कविता की भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है, अर्थात हम चाहें तो इस कविता को गा भी सकते हैं। एक लाइन का उदाहरण आप देखिए कि इस कविता को हम किस प्रकार से गा सकते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस कविता को गा भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गेयता का गुण भी। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में 2-3 शब्द हैं जो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। दुर्बलता, कमजोरी, गागर जीवन रूपी घड़ा, रीति खाली, तुम। अब ये जो तुम शब्द आया है बेटा, इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने कवि को आत्मकथा लिखने के लिए कहा है, जो उसके मित्र हैं, जो उसके नज़दीक के लोग हैं, ये उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब बार बार हम इस कविता का प्रसंग नहीं करेंगे, तो उसकी सीधी हम व्याख्या करते हैं इन पंक्तियों की भी। तो कवि कहता है इन पंक्तियों के अंदर कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियां तुम्हारे सामने कह दूं, और अगर मैं उन कमजोरियों को, उन दुर्बलताओं को तुम्हारे सामने कह भी देता हूं, तो क्या तुम्हें सुख मिलेगा? जब तुम्हें यह पता लगेगा कि मेरा जीवन कितना सोना है, कितना खाली है, तो क्या तुम्हें सुख मिलेगा? और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें यह एहसास हो कि मेरे जीवन को सूना करने वाले, मेरे जीवन में कष्ट और तकलीफ देने वाले तुम ही हो। कहीं तुम अपने आप को ही मेरे दुखों का कारण मान बैठे, तब क्या होगा? और ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे जीवन के आनंद लेकर के तुमने अपने जीवन में आनंद भरे हो और मुझको कष्ट तकलीफ दी हो। तो कवि इन पंक्तियों में अपने उन मित्रों को जो उसे उसकी आत्मकथा लिखने को प्रेरित करते हैं, उनसे कहता है कि मित्रों, ऐसी स्थिति में जबकि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं,
तब भी आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों व आपत्तियों का वर्णन करूं। संभव है तुम लोग मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली देखकर और मेरे कष्टों को सुनकर सुख का अनुभव करना चाहते हो। अर्थात मेरे जीवन की कठिनाइयों और विपदाओं को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त करने की चाह है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरी विडंबना को सुनकर अपने आप को मेरे जीवन की कमियों के कारण समझने लग जाओ और मेरे जीवन में अभावों में आनंद लेकर अपने जीवन की कमियों को पूरा करने का प्रयास करो। अर्थात तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर मेरे जीवन की गागर को खाली देखो और स्वयं को दोषी मानने लग गए, तब क्या होगा? अगर इन पंक्तियों में भी बात की जाए कि भाषागत सौंदर्य या काव्यगत सौंदर्य में क्या क्या है, तो कुछ एक बातें तब तय हो गई है कि वो तो आपको हर पंक्ति के साथ में बतानी ही है। जैसे भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम के साथ में हम कह सकते हैं कुछ शब्द ऐसे भी आए हैं जो तद्भव शब्द भी हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है और छायावादी शैली के अनुसार गेयता गुण विद्यमान है। मैंने पहली पंक्तियों को गा के सुनाया था, इन पंक्तियों को भी हम गा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि मेरे दुखों का कारण तुम भी तो हो सकते हो, इसलिए मुझसे आत्मकथा लिखने का आग्रह मत करो। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्यारे बच्चों, अब बार बार हम इस कविता का प्रसंग आपको नहीं बताएंगे, आपको प्रसंग लिखने का अभ्यास हो जाना चाहिए। हम सीधे बात करते हैं इस कविता की इन पंक्तियों में आए हुए कुछ मुश्किल शब्दों की। विडंबना दुर्भाग्य, हंसी उपहास, प्रवंचना धोखा, उज्ज्वल पवित्र, गाथा कहानी, मधुर मीठी या मिठास भरी, खिलखिलाकर हंसना यानी खुलकर हंसना। इसके अलावा शब्द देखिए, स्वप्न सपना, आलिंगन गले लगाना, मुस्क्याकर मुस्कुराकर, अरुण लाल, कपोल गाल, मतवाली मस्त, छाया शोभा, अनुरागनी प्रेम भरी, उषा सवेरा, निज अपना, सुहाग सुगंध सौभाग्य, मधुमाया मधुरता या मोहकता। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि ये जीवन का दुर्भाग्य है कि जो जितना सरल होता है उसकी उतनी ही हंसी उड़ाई जाती है। तो क्या मैं अपने जीवन में सादगी की हंसी उड़ाऊं? भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, या मैं अपनी भूले दिखाऊं कि मैंने जीवन में कौन कौन सी गलतियां कर दी, या मैं दिखाऊं कि लोगों ने मुझे किस प्रकार छला है। प्रवंचना माने छल, कि किस प्रकार से लोगों ने मुझे छल दिया, उनके छल दिखाऊं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और अगर मेरे जीवन में एक दो सुख के पल रहे भी हैं तो उनके बारे में मैं आपको क्यों बताऊं। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के सुख को देख करके दूसरे व्यक्ति को तकलीफ होती है, तो फिर हम अपने सुखों के बारे में उनको क्यों बताएं। मेरे दुख की
रात्रि में, जीवन की दुख रूपी रात्रि के अंदर अगर एक दो पल सुकून के आए हैं तो उनके बीच उनको मैं आपको क्यों बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और अपनी प्रियतमा के साथ में हंसकर खिलखिलाकर होने वाली जो कुछ एक सुकून भरी बातें रही है उनके बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और वैसे भी मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। मैं जिंदगी भर जिस सुख की कल्पना करता रहा वो जीवन में कहाँ मिला। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और मुझे लग रहा था कि सुख मुझे प्राप्त होगा, सुख मुझे अब प्राप्त होगा, सुख मुझे अब प्राप्त होगा, लेकिन वो सुख मेरे करीब आकर मुझसे दूर चला गया, मुझसे रूठ गया। तो उसके बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्योंकि तुम तो मेरा मजाक उड़ाओगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहता है कि मैं अपनी जीवन की उस सच्चाई को आप तक क्यों बताऊं जिसमें मैं अपनी प्रिया के सौंदर्य के संपर्क में रहा। उसके लाल कपोल इतने मतवाले थे, इतने सुंदर थे, इतने मस्त थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से प्राप्त करती थी। अर्थात कवि की प्रेमिका के जो गाल थे वो प्रातःकालीन लालिमा के समान बड़े सुंदर और आकर्षक थे। तो कवि कहता है कि मैं उनके बारे में तुम्हें क्यों बताऊं, क्यों तुम्हारे सामने चर्चा भी करूं, क्योंकि इससे भी हो सकता है तुम्हें तकलीफ हो। तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि इन पंक्तियों के अंदर काव्यगत या भाषागत विशेषताएं कौन कौन सी आई हैं। तो सबसे पहले तो कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में दुख तो रहे हैं, लेकिन जो जिंदगी कटी है वो कुछ एक सुकून भरी यादों के सहारे उसने काटी है, और वो सुकून भरी यादें उसकी प्रेमिका की रही होंगी। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम व तद्भव दोनों प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, और हर पंक्ति में हर सर्वत्र प्रसाद गुण मौजूद है। शैली आत्मकथात्मक है, शब्द शक्ति व्यंजना है, गेयता का गुण विद्यमान है, और एक साथ में प्रश्न है, पुनरुक्ति प्रकाश है, मानवीकरण है, अनुप्रास है, ढेर सारे अलंकारों का प्रयोग एक साथ इन पंक्तियों में किया गया है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन पंक्तियों के शब्दार्थ हम देख लेते हैं। स्मृति यादें, पाथेय रास्ते का भोजन, सहारा, संबल, पथिक यात्री, पंथा रास्ता, सीवन सिया हुआ, कंथा कंथा होता है गुदड़ी। और यहां अगर काव्य की बात करें तो काव्य के अंदर कंथा का मतलब है अंतर मन। कथाएं कहानियां, मौन चुप या शांत, और आत्मकथा आपको पता ही है कि अपनी स्वयं की कथा, और मौन व्यथा जो पीड़ा हृदय में चुपचाप सोई पड़ी है। अब कवि कहता है कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की। मैं जीवन का एक ऐसा राहगीर हूं जो अपने जीवन के रास्ते में थक गया हूं, लेकिन थके हुए राहगीर के लिए जो उसकी यादें हैं, अर्थात प्रेमिका की जो यादें हैं, वो क्या बनी है, वो उसका सहारा बनी है, उसका आसरा बनी है, उसका भोजन बनी है, उसका अवलंब बनी है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की।
कवि कहता है कि फिर भी तुम मेरे अंतर्मन को उधेड़कर क्यों देखना चाहते हो, मेरे मन में क्या छुपा हुआ है इसके बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, और वैसे भी मेरा जीवन बहुत ही छोटा रहा है। प्यारे बच्चों, जब ये कविता लिखी गई थी उस समय प्रसाद जी की उम्र 42 साल थी। तो 42 साल की जो उम्र होती है बहुत लंबी नहीं होती है। तो कहता है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, कि मेरा जीवन बहुत ही छोटा रहा है लेकिन मेरे जीवन का जो दुख दर्द है वो बहुत ही बड़ा रहा है। तो बताइए कि मैं उन दुखों के बारे में तुम्हें कैसे बताऊं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, कि मैं सबकी सुनता रहूं, अपनी कुछ ना बताऊं, मैं चुप रहूं, मैं खामोश रहूं। क्या ये अच्छा नहीं है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। और वैसे भी मान लीजिए कि मैं अपनी आत्मकथा तुम लोगों को बोल देता हूं, तो तुम उस आत्मकथा को सुनकर के क्या करोगे, मेरी आत्मकथा से तुम्हारा क्या भला होगा। अभी समय भी नहीं है, अर्थात आत्मकथा लिखने का उपयुक्त समय नहीं है, क्योंकि आत्मकथा उन लोगों की लिखी जाती है जो लोग महान होते हैं। मैंने तो अभी जीवन की शुरुआत ही की है और मेरा जीवन छोटा रहा है, मेरे जीवन में दुख तकलीफ रही है, तो मैं अपने जीवन की आत्मकथा क्यों लिखूं। इसके लिए उपयुक्त समय अभी नहीं आया है। थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, और मेरी जो अंतर्मन की पीड़ा है वो थक हार के अभी मन में सो रही है। और अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो फिर से मेरे जख्म हरे हो जाएंगे, मेरे दर्द उभर कर सामने आ जाएंगे। इसलिए आत्मकथा लिखने का मेरा अभी मन नहीं है। अगर बात करें इन कविताओं की भाषागत सौंदर्य की, तो कुछ बातें तो आपको अब याद हो ही गई होंगी, कि जैसे भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है, प्रसाद गुण है, शैली आत्मकथात्मक है, शब्द शक्ति व्यंजना है, और प्रसाद जी की इस रचना में गेयता का गुण सर्वत्र विद्यमान है। पूरी की पूरी रचना को हम गा सकते हैं और विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये थी प्रसाद जी की रचना आत्मकथ्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी।